और मेयर बनाने की स्थिति में आ जाती है। लेकिन यहां पर एक मुद्दा और समझना जरूरी है। ये हार जो मिली है ना, ये एक तरीके से मैं इसको एक महिला के श्राप के तौर पर भी देखता हूं। अच्छा, महिला के श्राप की कहानी बड़ी दिलचस्प है और पूरी दुनिया ने देखा था। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, ठाणे में बीजेपी को लेकर, बीजेपी को 32 सीट वहां पर है और एनसीपी 8 सीटों पर आगे है। लेकिन बहुत बड़ी एक बढ़त है बीजेपी को। यूबीटी प्लस को 6 सीटें मिली हैं, तो जाहिर तौर पर नासिक में बीजेपी को बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। 63 वार्डों में बीजेपी की जीत वहां पर सामने आ रही है। संभाजी नगर में भी बीजेपी बड़ी जीत की तरफ आगे बढ़ती नजर आ रही है। 49 सीटों पर कमल खिल चुका है, ये बहुत बड़ा एक खबर है। और ठाणे में बीजेपी की बम्पर जीत हो चुकी है। बीजेपी को 32 सीटें, मतलब साफ है कि अलग अलग अगर वोट को देखेंगे तो बीजेपी भगवा लहराती हुई नजर आ रही है अलग अलग वोट में। ठाणे की बात करें, संभाजी नगर में। लेकिन चर्चा महिला की कर रहे थे, उस महिला का आज जिक्र होना बेहद जरूरी है, क्योंकि एक दौर में जब आप सत्ता में होते हैं, सत्ता में जब आप होते हैं तो आपके ऊपर मतलब कुर्सी का गुमान होता है। उस वक्त आप कैसे फैसले लेते हैं, किस तरीके से लोगों के साथ आप बर्ताव करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और उसी दौर में जब उद्धव ठाकरे कुर्सी पर बैठे थे, एक ऐसा काम हुआ था कि उस दौरान एक महिला ने श्राप दिया था, ये कहा था कि आज आपने मेरा घर तोड़ा है, एक दिन आपका घमंड टूटेगा। वो बयान भी आपको सुनवाएंगे, लेकिन ये चर्चा आज चलनी बेहद जरूरी है कि क्या उस महिला के श्राप का असर आज ठाकरे परिवार पर पड़ा है। वो महिला का बयान एक बार सुनवाएंगे, जरा दिखाइएगा कि उस महिला ने क्या कहा था। उसके बाद में चर्चा बेहद। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना। ये वक्त का पहिया है, याद रखना, ये घूमेगा। आज तूने मेरा घर तोड़ा, कल तेरा घमंड टूटेगा। जिन मराठियों के दम पर, कंगना रनौत बोल रही है साफ तौर पर, जिन मराठियों के साथ मिलकर आपने मेरा घर तोड़ा, एक दिन वही मराठी आपका घमंड तोड़ेंगे। मोहन सर, ये तो बहुत बड़ा चेतावनी एक तरीके से उस दौर की बात है, सालों पहली बात है, जब उद्धव ठाकरे सीएम थे और कंगना रनौत का दफ्तर तोड़ दिया था, पूरा बवाल मचा था, पूरी मीडिया वहां पर पहुंच गई थी उनके घर के सामने। उस वक्त और आज के वक्त को अगर आप देखें, कैसा लग रहा है सर? बहुत बड़ा बदलाव नजर आ रहा है। बिल्कुल, कंगना रनौत को क्वीन कहा जाता है बॉलीवुड की, और जिस तरीके से उनके साथ उस वक्त जो सलूक हुआ था, मुझे अच्छे से याद है कि उस वक्त जो है महाराष्ट्र सरकार, उद्धव ठाकरे सीएम थे, और किस तरीके से आरोप लगे कि पुलिस का जो मुंबई पुलिस है उस पर भी तीखे हमले हुए थे। तो जो सलूक उनके साथ हुआ वो हमने देखा, और जो बात उन्होंने उस वक्त कही आज वो सच होती हुई नजर आ रही है। तो जो आप घमंड टूटने की बात कह रहे थे, जो अहंकार के टूटने की बात हो रही थी, और ये भी बड़ा एक संयोग सा है एक अलग तरह का कि इस अहंकार पर हम लोग ठीक आधे घंटे पहले ही बात कर रहे थे, लेकिन कंगना रनौत का उस वक्त जिक्र नहीं हुआ था। आपके आने के बाद ये जिक्र हुआ है, तो इसको अगर हम उससे भी जोड़ें कि जो अहंकार टूटा है, तो ये अहंकार टूटने वाली जो बात है वो कहीं ना कहीं सच साबित हुई है। और मुझे लगता है कि कंगना इस वक्त सबसे ज्यादा खुश होंगी, और ये भी वो भी समझ रही होंगी, सोच रही होंगी। और जैसा कि आपने कहा कि वक्त का पहिया घूमता है, तो इस गलतफहमी में, इस मुगालते में कोई ना रहे कि वो यहां परमानेंट के लिए आया हुआ। ये भी तो समझिए ना मोहन सर, ये वही शिवसेना है ना, ठाकरे परिवार जो किंग मेकर हुआ करता था, ना केवल महाराष्ट्र की राजनीति का बल्कि देश की राजनीति का भी। हमने कई प्रधानमंत्रियों को इस चौखट पर आते देखा है, मातोश्री में आते देखा है हमने कई प्रधानमंत्रियों को। देश के कई प्रधानमंत्री आते थे, बाला साहब ठाकरे से सलाह लेते थे, उनसे बातचीत करते थे, और वो दौर था, एक दौर था। लेकिन उस दौर को देखिए और आज के दौर को देखिए, बाला साहब ठाकरे ने तो कभी ये लालसा नहीं दिखाई कि मुझे देश का प्रधानमंत्री बनना है या फिर कोई मुझे मंत्रालय मिल जाए, जबकि मिल सकता था, इतनी पावर वो रखते थे। उन्होंने कभी ये लालसा नहीं दिखाई कि मैं महाराष्ट्र का सीएम बन जाऊं, जबकि बन सकते थे। एक दौर था जब उनको लोग बड़ा पसंद करते थे, एक दौर था। लेकिन अब क्या हो चुका है, अब वक्त का पहिया जैसे जैसे बदला, आप किंग मेकर से किंग बनने की सोची, और ना आप किंग मेकर रहे ना किंग रहे, तो सवाल तो खड़ा होता है ना आपकी मंशा पर। बिल्कुल। और अभिषेक, मैं इसको इस तरीके से देखता हूं, जब अब कंगना की बात हो ही रही है और उस वक्त जो सलूक हुआ था, उनके दफ्तर में जाके तोड़फोड़ हुई थी,
उस वक्त उन्होंने स्टेटमेंट दिया था, लेकिन जो इनकी स्ट्रेटेजी अगर आप देखेंगे, वोटरों को डरा करके जो वोट लेने का दांव चला, और ये सिलसिला तब जोर पकड़ने लगा जब राज ठाकरे उद्धव ठाकरे साथ आए, या कह लीजिए कि राज ठाकरे उद्धव ठाकरे के साथ आए। राज ठाकरे का आना और इस कट्टरता का बढ़ना, आप याद कीजिए, ऐसा कोई दिन नहीं होता होगा जब कोई वीडियो वायरल ना होती होगी जिसमें कोई ऑटो वाला, कोई रेडी पटरी वाला, कोई व्यवसाय, कोई दुकानदार इस बात पर प्रताड़ित ना किया जाता हो कि आप मराठी बोल के दिखाएं, आप मराठी में लोगों को विवश किया गया। तो इसका असर यह हुआ कि ना सिर्फ गैर मराठी वोटर जो बहुत अच्छी खासी तादाद में है मुंबई में, बल्कि मराठी का कोर वोटर भी इस बात को अच्छे से समझ रहा था, अवेयर था कि ये तो सरेआम गुंडागर्दी है, ये तो सरेआम मारपीट पर उतर आना, ये तो डर और धमकाने वाली राजनीति है, इसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। तो ना सिर्फ गैर मराठी वोटर ने इसको इस रवैये के खिलाफ आवाज उठाई, बिल्कुल सही बात, जो कोर मराठी वोटर है, मुझे ऐसा लगता है कि वो भी इसके खिलाफ खड़ा हुआ, और वो हमें इस तस्वीर में, आंकड़ों में नजर आ रहा है। नहीं, बिल्कुल आपने सही बात पकड़ी। देखिए, तीन चीजें हमें यहाँ पे समझनी पड़ेंगी। आपने कंगना को धमकाया तो मतलब एक तरीके से चेहरा है देश का, उनको धमकाया जब आप सत्ता में थे। उसके बाद में आपने उत्तर भारतीयों को धमकाया, उसके बाद में आपने साउथ के लोगों को धमकाया, वहां पर भी एक तरीके से बवाल खड़ा हुआ, वहां के लोग भी आपके विपक्ष में आकर खड़े हो गए। और जो आपके अपने थे, जिस मराठी मानुष की आप बात करते थे, उन पर भी आपका भरोसा नहीं रहा। कैसे? जब बात एआईएमआईएम के नेता ने कही थी कि बीएमसी में कोई बुरके वाली मेयर बनेगी, तो क्या ठाकरे साहब को यह नहीं बोलना चाहिए था कि नहीं, यहां पर मराठी मानुष बनेगा, जिस तरीके से फडणवीस ने बोला? क्या नहीं बोलना चाहिए था खुलकर? क्या खुलकर बयान नहीं देना चाहिए था ठाकरे परिवार को? आप तो भैया महाराष्ट्र के हैं, आप तो अपने राज्य के लिए बोल सकते हैं, आप अपने लोगों के लिए बोल सकते हैं। आपकी विचारधारा क्या थी? आप कहां से कहां चले गए? ये क्या मतलब? इसका चीजों को अगर समझने की कोशिश करें तो ना तो विचारधारा के तौर पर आप लोगों को पसंद आ रहे हैं, ना आपके बयान लोगों को पसंद आ रहे हैं, और ना ही आपकी रणनीति लोगों को पसंद आ रही है। भुवन सर, बिल्कुल। और मैं ये थोड़ा सा इसमें ये बात भी जोड़ देता हूं, चूंकि कंगना की बात हुई है, तो मुंबई को पीओके कहा था, और सुशांत सिंह राजपूत केस में सरकार पर सवाल उठाए थे कंगना ने, और इसी का ये रिफ्लेक्शन था, इसी का ये परिणाम बताया गया था, माना जा रहा था। हालांकि तर्क ये दिया गया कि बीएमसी ने 24 घंटे का नोटिस देकर ऑफिस में नियम के मुताबिक जो अवैध स्ट्रक्चर बने हुए थे, 14 अवैध बदलाव बताए थे, जैसे टॉयलेट को ऑफिस में बदलना, बालकनी बंद करना, जैसे इस पे कार्रवाई की। तो बीएमसी से ही यह मामला जुड़ा हुआ था, और आज देखिए बीएमसी में ही सूरत बदलती हुई, सीरत बदलती हुई नजर आ रही है। और ये सबसे अहम है कि सुशांत सिंह राजपूत केस, आप याद कीजिए, जब आप कंगना की बात करते हैं तो उसको भी हमें नहीं भूलना चाहिए। हमारे साथ कई दर्शक जुड़े हुए हैं, और वो लोग हमारी बात को इतनी गंभीरता से सुन रहे हैं, इसका अंदाजा आप लगाइए कि एक शख्स का कमेंट आया, इनका नाम जो है वो अमरनाथ यादव है, वो लिखते हैं कि सुशांत सिंह का भी मामला इन्होंने नहीं सुलगने दिया था। तो उसको जिस तरीके से लोगों की संवेदना उससे जुड़ी हुई थी, लोग चाहते थे कि उसमें दूध का दूध, पानी का पानी हो, न्याय हो, असल वजह पता लग सके। तो लोगों का यह भी आरोप है कि इस मामले को उस तरीके से, जिस तरीके से उठाया जाना चाहिए था, लोगों के सेंटिमेंट को समझ करके वो नहीं किया उस वक्त की सरकार ने। तो एक नाराजगी इसको लेकर के भी लोगों की रही है, क्योंकि बॉलीवुड इंडस्ट्री वहां पर है, लिहाजा ऐसे मामलों पर सरकार क्या करती है पूरे देश की नजर रहती है। तो मुझे लगता है कि ये भी एक इंपॉर्टेंट पहलू है। अभिषेक, बिल्कुल आपने सही बोला। और देखिए, ये मुद्दा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि उस वक्त